अगर आप YouTube पर एक क्रिएटर हैं, तो फेयर यूज को समझना मतलब बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी क्रिएटिविटी को नई उड़ान भी दे सकती है और आपके चैनल पर ताला भी लगा सकती है। तो चलिए आज इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। अच्छा, सच सच बताइए, क्या कभी आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है? वो वीडियो अपलोड करने के बाद वो जो पीला या लाल निशान दिखता है ना, उसे देखकर जो दिल में घबराहट होती है, वो हर क्रिएटर समझ सकता है। ये कन्फ्यूजन बहुत आम है, लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से दूर करेंगे। तो चलिए आज हम 5 आसान स्टेप्स में फेयर यूज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले कि ये है क्या, फिर कानून इसे कैसे देखता है, इसके बाद वो आम गलतफहमियां क्या हैं, फिर YouTube का ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो फेयर यूज है क्या आखिर? देखिए, ये अमेरिकी कॉपीराइट कानून का एक कह सकते हैं एक रूल है, जो कुछ खास मामलों में, जैसे कि आप किसी चीज़ पर कमेंट्री कर रहे हैं या पढ़ाने के लिए कोई क्लिप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बिना परमिशन के दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल करने की छूट देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, ये आपका कोई ऑटोमेटिक हक नहीं है, ये बस एक कानूनी बचाव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला बिगड़ता है तो आखिरी फैसला हमेशा अदालत ही करेगी। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट ये तय कैसे करता है कि कोई चीज़ फेयर यूज है या नहीं। इसके लिए वो एक 4 कारक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे एक तराजू की तरह समझ सकते हैं, जहां अदालत हर एक चीज को तौलकर देखती है। तो इस तराजू के 4 पड़ले कौन से हैं? पहला, आपके इस्तेमाल का मकसद क्या है। दूसरा, जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका नेचर कैसा है। तीसरा, आपने उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल किया। और चौथा, आपके वीडियो का ओरिजिनल कंटेंट के मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए अब एक एक करके इन सबको जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी फैक्टर है उद्देश्य और चरित्र। मतलब क्या बस किसी के वीडियो को उठाकर दोबारा अपलोड कर दिया गया है या उसमें कुछ नया, कुछ अपना जोड़ा गया है। अगर आपका काम ट्रांसफॉर्मेटिव है, ये शब्द बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब आपने एक मूवी क्लिप ली और उस पर अपनी कमेंट्री दी, उसकी आलोचना की या फिर उसकी कोई मजेदार पैरोडी बना दी, तो ये फेयर यूज के हक में एक मजबूत पॉइंट है। लेकिन सिर्फ व्यूज के लिए किसी का वीडियो वैसे का वैसा अपलोड कर देना, वो फेयर यूज बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा फैक्टर है ओरिजिनल कंटेंट का नेचर। देखिए, कानून जो है ना, वो फिल्मों या गानों जैसे बहुत क्रिएटिव कामों को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई तथ्यात्मक मतलब फैक्चुअल कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई न्यूज रिपोर्ट हो गई या कोई डॉक्यूमेंट्री, तो उसके फेयर यूज में आने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। तीसरा पैमाना है मात्रा। मतलब आपने ओरिजिनल कंटेंट का कितना हिस्सा इस्तेमाल किया है। एक सीधा सा नियम है, बस उतना ही इस्तेमाल करें जितना अपनी बात कहने के लिए एकदम जरूरी हो। एक छोटी सी क्लिप शायद चल जाए, लेकिन अगर आपने किसी गाने का सबसे फेमस हिस्सा, उसका हुक लाइन जिसे काम का दिल भी कहते हैं, वही उठा लिया, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। और अब आता है चौथा और आखिरी फैक्टर, मार्केट पर असर। यहां कोर्ट ये देखता है कि क्या आपका वीडियो ओरिजिनल काम का सब्स्टिट्यूट बन रहा है। मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि लोग आपका वीडियो देखने के बाद ओरिजिनल फिल्म या गाना देखने ही नहीं जा रहे। अगर जवाब हाँ है, तो ये फेयर यूज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ओरिजिनल क्रिएटर की कमाई का सीधा नुकसान हो रहा है। तो इन चारों फैक्टर्स का सार बस इतना है, क्या कुछ नया बनाया गया है या बस किसी और की मेहनत पर सवारी की जा रही है। अदालत बस यही देखती है। चलिए अब जरा उन आम गलतफहमियों की बात करते हैं, उन मिथकों की जिनके चक्कर में पड़कर अच्छे अच्छे क्रिएटर्स मुश्किल में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिथक, अरे मैंने तो क्रेडिट दे दिया था। सुनिए, डिस्क्रिप्शन में ऑल राइट्स बिलोंग टू दी ओनर या म्यूजिक क्रेडिट्स टू सो एंड सो लिखने से कानूनी तौर पर कुछ नहीं बदलता। हाँ, क्रेडिट देना एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है, पर यह आपको कॉपीराइट के उल्लंघन से नहीं बचा सकता। दूसरा मिथक है जादुई शब्दों का। बहुत लोगों को लगता है कि वीडियो में नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इंटेंडेड लिख देने से वो सेफ हो गए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून की नजरों में इन लाइनों की कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरा मिथक, मैं तो इससे पैसे कमा ही नहीं रहा, तो ये तो फेयर यूज हुआ। देखिए, ये बात सही है कि अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तो ये आपके केस को थोड़ा मजबूत करता है, पर यह कोई गारंटी नहीं है। ये उन 4 फैक्टर्स में से बस एक फैक्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इन मिथकों से हमें सबक मिलता है, क्रेडिट, डिस्क्लेमर या पैसे ना कमाना, इनमें से कोई भी चीज फेयर यूज की गारंटी नहीं है। असली टेस्ट सिर्फ वही 4 फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कानून की बातें। अब आते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में, YouTube की असली दुनिया में। और यहां बात होती है कंटेंट आईडी की, जो सच में पूरा खेल बदल देता है।
सबसे पहली बात जो समझनी है, कंटेंट आईडी एक इंसान नहीं, एक मशीन है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हर अपलोड होने वाले वीडियो को स्कैन करता है और उसे कॉपीराइट ओनर्स के दिए हुए डेटाबेस से मैच करता है। और क्योंकि ये एक मशीन है, ये फेयर यूज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता। उसे नहीं पता कि आपने कोई क्लिप आलोचना करने के लिए यूज की है या बस मजे के लिए। वो तो बस ऑडियो और विजुअल पैटर्न मैच करता है, बस। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपके वीडियो में अगर 2-4 सेकंड का भी म्यूजिक आ गया तो भी आपको क्लेम आ सकता है, भले ही आपका यूज 100% फेयर यूज के दायरे में आता हो। ऐसे में आपको उस क्लेम को डिस्प्यूट करना पड़ता है, उसका विरोध करना पड़ता है। और अगर बात आगे बढ़ी तो ये DMCA काउंटर नोटिफिकेशन तक जा सकती है, जो कि एक सीरियस कानूनी कदम है। इसमें आप कसम खाकर कहते हैं कि आपका काम सही है और आप इस मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए भी तैयार हैं। तो भाई, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बीच एक क्रिएटर करे तो क्या करे? प्लेटफॉर्म पर सेफ रहने के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? देखिए, सबसे सेफ रास्ता तो है YouTube की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी इस्तेमाल करना। या फिर आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक खरीद सकते हैं, लेकिन उसका लाइसेंस ध्यान से जरूर पढ़ लेना। और अगर इन सब के बाद भी कभी क्लेम आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। YouTube के टूल्स का इस्तेमाल करके आप उस हिस्से के ऑडियो को हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। फेयर यूज के मामले कितने सीरियस हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। YouTube का खुद का एक फेयर यूज प्रोटेक्शन इनिशिएटिव है। ये कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स को अगर उन पर कोई केस होता है तो कानूनी लड़ाई के लिए $10 लाख तक की मदद देता है। इससे पता चलता है कि दांव पर कितना कुछ लगा होता है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में छिपा है। फेयर यूज परमिशन लेने के बारे में नहीं है, ये किसी के कंटेंट में एक भरा बदलाव लाने के बारे में है। तो अगली बार जब भी आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करने की सोचें, तो अपलोड बटन दबाने से पहले बस 1 मिनट रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मेरे इस काम में नया क्या है? मेरा काम कितना ट्रांसफॉर्मेटिव है? यकीन मानिए, ये एक सवाल आपको ज्यादातर मुसीबतों से बचा लेगा।